लॉ में ये सारे के सारे बच्चे फेल हो गए, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। मैंने सोचा इतने सारे बच्चे लॉ में फेल कैसे हो रहे हैं, तो मैंने डिकोड करना स्टार्ट किया और कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिससे आपको पता पड़ेगा लॉ में इतने सारे बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बट वीडियो को देखते हैं, तो यार हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ द सेक्शन नंबर। आप देखिए इस कॉपी में इन्होंने सेक्शन नंबर कहीं मेंशन ही नहीं किया है। देख सकते हो आप कॉपी को, कहीं सेक्शन नंबर दिख रहा है? अरे सेक्शन नंबर नहीं होगा तो कैसे आपका एग्जामिनर पे इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा। साथ ही ये दूसरी कॉपी देखिए, यहाँ पे सेक्शन नंबर लिख तो रखा है बट इन्होंने सेक्शन नंबर ही रॉन्ग लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ द करेक्ट सेक्शन नंबर। पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ द एक्ट नेम। इस कॉपी में देखिए स्टार्ट कर रहा है द अबव केस रिफ्लेक्स, मतलब वो लोग एक्ट का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे भाई माना सेक्शन नंबर हर एक याद नहीं रह सकता, एक्ट तो याद रहना चाहिए, तो एटलीस्ट आप स्टार्ट करते वक्त सेक्शन नंबर याद है तो लिखिए, अदरवाइज एक्ट का नाम तो लिखिए। अगर एक्ट का नाम नहीं लिखोगे तो इंप्रेशन क्या जाएगा कि बच्चे को पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कौन से एक्ट से रिलेटेड है। प्लस जब आपकी कॉपी में एक्ट का नेम होगा और बहुत सारी ऐसी कॉपीज होंगी जिनमें एक्ट का नेम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर का इंप्रेशन जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका मन करेगा थोड़े थोड़े मार्क्स आपको देना स्टार्ट हो जाए। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, प्रोविजन और लॉ नॉट डिस्कस। अब आप इस कॉपी में देखिए स्टार्ट तो बहुत बेहतरीन किया है इन्होंने। अगर सेक्शन नंबर लिखा होता सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का तो और बढ़िया होता। एक्ट का नाम भी आप देखोगे तो पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल में आता है, बट अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लॉ और प्रोविजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है ए कैन रिजेक्ट ऑल द गुड्स। अरे भाई आपने एक्ट का नाम लिखा, सेक्शन का नाम लिखा, पहले बताओ तो सही एक्ट का कौन सा प्रोविजन, कौन सा पार्ट ऑफ द लॉ कहता है कि ये कंक्लूजन आएगा। तो पहले आपको लॉ डिस्कस करना है, आपको ये बताना है कि जो आप ये एनालिसिस करके अपना कंक्लूजन दे रहे हो वो कौन से प्रोविजन या लॉ के बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लॉ को या प्रोविजन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, उनको आंसर आता है, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं और क्वेश्चन में अपना जवाब देने लग जाते हैं कि रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, ये होगा या ये नहीं होगा। जबकि पहले आपको पॉइंट नंबर 3 प्रोविजन या लॉ को समझाना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बहुत सारे बच्चे एनालिसिस करना ही भूल जाते हैं। अब जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं तो होता क्या, देखो कोई भी आंसर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला प्रोविजन या लॉ, उसके बाद एनालिसिस के जो क्वेश्चन है उसमें लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, एंड देन फाइनली आप कंक्लूजन पे पहुंचते। अब जैसे ये कॉपी आप देखो, पहली 3 लाइन जो इन्होंने 1 2 3 यूज करी है, इनमें इन्होंने लॉ का डिस्कशन किया थोड़ा बहुत, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है कि जेठालाल ये नहीं कर सकता है, जेठालाल ये कर सकता है। ये तो कंक्लूजन हो गया। आपने स्टार्टिंग लॉ से करी और आप कंक्लूजन पे पहुंच गए। एनालिसिस कहां है? कई बार ऐसा भी होता है बच्चा जब एनालिसिस की बात करते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी कर देता है, वो भी गलत है। आपको एनालिसिस में क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस हो रहा है, क्वेश्चन के फैक्ट को लॉ से कनेक्ट करके एनालिसिस करना है, फिर कंक्लूजन आएगा। तो कभी भी ये गलती ना करें कि एनालिसिस को आप खा जाएं, एनालिसिस को आप भूल जाएं। पहले लॉ आएगा, एनालिसिस होगा, देन कंक्लूजन आएगा। डायरेक्टली लॉ के बाद कंक्लूजन नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5, आपने आंसर लिखते वक्त कैजुअल लैंग्वेज, होमली लैंग्वेज, रनिंग लैंग्वेज, मतलब जो नॉर्मली अपन बात करते हैं उस तरह का लैंग्वेज आपने आंसर में यूज किया, जैसे आप इस कॉपी में देखिए। बट इन दिस केस सीमा डिड नॉट बाइंग द फैक्ट। वैसे तो लैंग्वेज में भी गड़बड़ है, इंग्लिश में भी गड़बड़ है, बट अगर आप देखोगे टेक्निकली किस टाइप के शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस टाइप के वर्ड्स का हम आंसर राइटिंग में यूज कर रहे हैं, यार ये तो होमली लैंग्वेज हो गई। आपने लीगल टर्म का तो कुछ यूज ही नहीं किया, आपने फॉर्मल लैंग्वेज का तो थोड़ा यूज ही नहीं किया। सो मेक श्योर जब आप आंसर लिखो कभी गलती ना करो, कभी भी कैजुअल, होमली या रनिंग लैंग्वेज में आंसर मत लिखो। आंसर आते हुए भी, जैसे इस कॉपी में आप देखो, आंसर आते हुए भी इस बच्चे के मार्क्स नहीं आए क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही प्रॉपर नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमें क्या कहता है कि आंसर जो है आपका वो क्वेश्चन से अनरिलेटेड। जैसे आप देखिए जो क्वेश्चन है इसमें क्लियरली बातें हो रही है सिर्फ बेनिफिट की, मतलब एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि हमें इसमें माइनर को बेनिफिट क्या होता है, एग्रीमेंट जब वो होता है। तो यहाँ पे हमें माइनर के रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस डिस्कस नहीं कर देने। जैसे कि आप इस कॉपी में देखिए,
जनरल आंसर लिखा हुआ। हमने स्पेसिफिकली पूछा है बेनिफिट दो, बेनिफिट्स दो, बेनिफिट्स दो। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। आप घर से जो पढ़ के आए हो वो लिखना चालू मत करो। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो आपका आंसर है, दोनों में रात दिन का फर्क है। सो पॉइंट नंबर 6, आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात करता हूं, बच्चा कहता है सर इंग्लिश का पेपर थोड़ी 100% इंग्लिश का पेपर नहीं है। बट अगर कोई बच्चा जिसने कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस बच्चे के अगर मार्क्स आने चाहिए, तो आप बताओ एक बच्चा जिसने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, एक बच्चा जिसने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है, मार्क्स किसके ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली इसने मिस्टेक नहीं करी। तो आपको अपने पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ध्यान रखना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी लीगल टर्म्स की स्पेलिंग कभी गलत नहीं लिखनी। जैसे इस कॉपी में आप देखो, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये जो एग्रीव्ड की स्पेलिंग है, इसने एग्रीव्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो ये टेक्निकल लीगल टर्म था, बढ़िया से स्पेलिंग लिखी होती, मार्क्स भी अच्छे आते। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। बट उसी के नीचे थोड़ा सा आ जाओ, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट। हम और आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, बट जो एग्जामिनर देखेगा क्या उसको समझ में आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? तो एग्जामिनर को कोई भी ऐसा मौका मत दो, क्योंकि वो तो ढूंढने के लिए बैठा है कि कहां मार्क्स तुम्हारे कट करे। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बात करता है हमारी किस बारे में? ये कहता है आंसर लिखते वक्त कभी एग्जामिनर को अपने घर में जैसे नोट्स बनाता हो वैसे आंसर प्रेजेंट ना करो। जैसे कॉपी देखो आप, इन्होंने ऊपर कोई हेडिंग लिखी और 2 रामबाण खींच और अपने अपने आंसर यहाँ पे लिखे। अरे यार, जब भी आप आंसर लिखो आप नोट थोड़ी बना रहे, फॉर्मल आंसर लिखना है, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर को देख के लगना चाहिए कि आप इसके लिए मेहनत करके आए हो। आपने ऐसे नोट्स बना दिए जैसे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप नोट्स बना रहे हो। ऐसे में एग्जामिनर को फिर मौका दे रहे हो मार्क्स काटने। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9, कीवर्ड मिसिंग। अगर किसी आंसर में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो होना चाहिए था, अगर वो मिसिंग होगा, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। लेट्स से एक टीचर ने स्टूडेंट से 40% ऑफ द प्राइस में उसकी बाइक खरीद ली। आप बताओ टीचर स्टूडेंट किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? डेफिनेटली आप अंडर इन्फ्लुएंस लिख के पूरा आंसर लिख दोगे। बट अगर अंडर इन्फ्लुएंस कैसे एक्सरसाइज हुई, अगर आप अपेरेंट अथॉरिटी वर्ड ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कंपैरिजन में दूसरे बच्चों के ज्यादा आएंगे ही आएंगे। पॉइंट नंबर 10 मेरी तरफ से आपके लिए टिप है, एग्जाम में कभी भी पेपर 100 नंबर से कम का अटेम्प्ट नहीं करना। 100 में से 100 का अटेम्प्ट होना चाहिए। 100 का अटेम्प्ट हुआ, आपकी प्रोबेबिलिटी बाकी सबसे वैसे ज्यादा बढ़ जाती है कि आप पास हो गए हो। तो यार सीए इंस्टीट्यूट ऐसे ही फेल नहीं करता है। इसके अलावा भी छोटे मोटे और पॉइंट हो सकते हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ये आप इंप्रूव करोगे 100% लॉ के एग्जाम में पास होगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में डालो कि सर मजा आ गया वीडियो देख के, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे डालो, डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके लिए मैं कंटेंट लेके आऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।